नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको डेली रिवीजन कराया जाता है, तो आज का रिवीजन में है ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को हम बोलते हैं उपचयन, अपचयक, अपकारक और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अपकरण संख्या को बोलते हैं अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन जुटता और अपकरण संख्या में ऑक्सीजन घटता। ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण संख्या में हाइड्रोजन घटता है और अपकरण संख्या में हाइड्रोजन जुटता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण जो संख्या होता है किसके बराबर होता है, तो उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अगर यहाँ माइनस है तो यह इसका कहने का मतलब है -2 के बराबर हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस के जितना रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है RRB NTPC CVT 1 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट नहीं, आंसर की आ चुका है। और आंसर की अगर आप लोग मिला लिए होंगे तो आप हमें साइंस और आर्ट्स का अपना जो भी आपका सीट में आया होगा, मतलब जो भी आप जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपका सीट में जो भी साइंस और आर्ट्स का प्रश्न आया होगा वो आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। उसका हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको संग्रह किया हुआ जो भी आप भेजिएगा उसका एक संग्रह किया हुआ PDF आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके सीट में आया है प्रश्न उसको आपका स्क्रीनशॉट लेके अच्छा सा आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो इस तरह का आपको लेना है जैसा लगा हुआ प्रश्न, और आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देना। वहाँ से हम क्या करते हैं उसको संग्रह करके एक PDF बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। उससे आपको भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो सेंड करेंगे और आपको मिल जाएगा एक जो आपका ऑफिशियल पेपर है उसका आपको पास एक संग्रह किया हुआ PDF मिल जाएगा। और उससे आपको ये मालूम चल जाएगा किस तरह का प्रश्न है पूछ रहा है, और हम लोग उसका डिस्कस करते हैं बिल्कुल उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप सिर्फ हमें यह समझ में नहीं आता कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और हमें ये लगता है कि आप डरते हैं सब्सक्राइब करने से, नहीं तो लाइक करते हैं। कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, आराम से आप अपना तैयारी करिए। तो आइए सीधा हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला आज का जो प्रश्न है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है? इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा, यहाँ फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है। यानी ये आपका करेंट का, ये आपका जो करेंट पोर्शन का ये प्रश्न है। तो अगर आप करेंट पढ़ रहे होंगे तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। जो 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जो भी आपको क्या करना है करेंट में, जैसे अभी आपको मालूम होगा कैबिनेट मंत्री चेंज हुआ जहाँ हाल ही में 43 हो, तो उसको आपको क्या करना है कि देख के जाना है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से पूछेगा ही। तो कैबिनेट मंत्री जो भी है अभी वर्तमान में है, जैसे हम आपसे पूछ लिया स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में कौन है, तो चेंज हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन थे पहले लेकिन अब नहीं है। तो ये सब आपको देख कर जाना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी चेंज हो उसको आप जरूर देख के जाइएगा। जैसे शिक्षा मंत्री पूछ लेगा, खेल मंत्री पूछ लेगा। तो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करिए। इसका जो आंसर होगा मनसुख मंडाविया। स्वस्थ यानी मनसुख यानी स्वस्थ यानी सुख है, तो मनसुख मंडाविया इसका जो स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में, और इससे पहले कौन था? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जो भी कैबिनेट मंत्री उसको आप जरूर देख लीजिएगा,
क्योंकि इससे प्रश्न रहेगा। तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? जो, और ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद करना, जो भी प्रेजेंट में जो हाल ही में जो नाम चेंज हुआ है उसको आपको क्या करना, याद कर लेना। जैसे मैं रॉस द्वीप, उसको बोस द्वीप के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रख दिया सुभाष चंद्र बोस, यानी इनके नाम पर रख दिया रॉस द्वीप का नाम। व्हीलर द्वीप आपको मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप नाम पर रख दिया गया। तो ये सब आपको जो वर्तमान में मतलब हाल ही में जो नाम चेंजिंग हुआ उसको आपको एक बार देख के जाना है। तो जो हाल ही में जो नाम रखा गया दीनदयाल बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह का नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। और ये स्थित कहाँ? तो गुजरात में ये स्थित है, गुजरात में। ठीक है, तुतीकोरिन हो गया, कोच्चि हो गया। कोच्चि कहाँ स्थित है? तो केरल में। ये जो कोच्चि है केरल में स्थित है। तुतीकोरिन तमिलनाडु, तमिलनाडु। और मोर्मागोवा ये गोवा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गोवा में। तो पूछ लेता कि कोचिन कहाँ है, कोचिन बंदरगाह, तुतीकोरिन, मोर्मागोवा, कांडला, ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। और नाम जो चेंज हुआ हाल ही में उसको आपको एक बार देख के जाना, जो भी लिस्ट है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि अगर सीबीटी आप 2 के एग्जाम दीजिएगा किसमें भी प्रश्न पूछे, हो सकता है आपके शिफ्ट में नहीं हो, लेकिन आपके शिफ्ट में नहीं तो किसी और के शिफ्ट में हो, मतलब रहेगा इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष, लिख रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष ... के स्मृति में मनाया जाता है। तो इसको हम आपको बताए थे जब सेकेंड यानी पार्ट 1 पार्ट 2, आपको जब पार्ट 2 हम लोग इसमें जब डिस्कस किए थे तो उसमें आपको पोखरण 1 पोखरण 2 जो भी हुआ था परमाणु परीक्षण उसको हम बताए थे। तो जो पोखरण सेकेंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता। और ये कब हुआ था? ये जो हुआ था पोखरण 13 मई 1998, 13 मई और 1998 को हुआ था पोखरण, यानी जो सेकेंड था परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को कहाँ हुआ था? तो पोखरण राजस्थान में। और इसका जो थीम था क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98। इसका जो थीम था ऑपरेशन शक्ति 98 नाम था, जो सेकेंड वाला परमाणु परीक्षण हुआ था। और जो फर्स्ट वाला हुआ था उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट वाला आपको मालूम हुआ कि 18 मई 1974 को हुआ था। ये कौन सा था? तो फर्स्ट पोखरण परीक्षण। तो डायरेक्ट पूछ लेता कि फर्स्ट पोखरण परीक्षण कब हुआ, और ये पूछा था जो आपको हम जब सेट 1 कराए थे सेट 2 तो उसमें हम आपको बताए थे। तो शिफ्ट में पूछता ये सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये सब पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपका हो गया। हो सकता है आपके शिफ्ट में ना हो, किसी और के शिफ्ट में हो, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल पेपर है। और ऑफिशियल पेपर है तो आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि किस तरह का एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। एग्जामिनर प्रश्न हार्ड नहीं स्मार्ट तरीके से पूछता है। और डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि जैसे में अगर आपको उसको पूछना होगा कि सत्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो डायरेक्ट आपको सही है नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है। इसका कहने का मतलब सत्य के बारे में बताना। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछता निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यह स्मार्ट तरीका से बनाकर पूछता है। तो ये आपका हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला हुआ था कब हुआ था? परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। और इसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत ये कहाँ चलाया जा रहा है? चलाया गया था, तो ये आपको सशस्त्र बलों के द्वारा ये चलाया गया था कहाँ? सियाचिन में।
सियाचिन जो आपका चीन वाला जो एरिया में होता पड़ता है, जो मतलब दोनों को उस पर कब्जा, सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया था, जो ऑपरेशन मेघदूत है। और मंगलयान, मंगलयान को कब भेजा गया? तो 2013 में। और किस यान द्वारा भेजा गया? तो PSLV-25 के द्वारा भेजा गया। सॉरी, यहाँ पे C-20 PSLV-C-25 के द्वारा भेजा गया। किसको? मंगलयान को। तो इसका जो भी आपका इसमें जितना भी आपको दिया गया था ऑप्शन, सारा का हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए और सभी पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोखरण द्वितीय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, जिसको हम बोलते हैं NPF, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? NPF, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है? NPF को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो इसका जो मंजूरी प्रदान किया गया था 2007 में, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब फैक्ट प्रश्न है। क्योंकि यहाँ साइंस में क्या होता है, मैथ, साइंस और ये आपका जो रीजनिंग है, ये सब जो है समझने का है। क्योंकि और रीजनिंग और साइंस ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है। अगर आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड बढ़ जाएगा तो ही आपसे बनेगा, रट कर जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। और जो जीएस है ये सब समझने का तो है ही, और आपको कहानी की तरह रिलेट कर याद करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा ही है जो आपको फैक्ट है उसको आपको याद करना पड़ेगा सीधा, तो क्योंकि यहाँ रीजनिंग नहीं है। और रीजनिंग इस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड, और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कब बढ़ेगा? जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी मतलब करिए, धीरे धीरे सब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बढ़ता है, एक वो एक आपका नहीं बढ़ेगा। तो आप धीरे धीरे, अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं, मतलब शुरू ही किए आपको अभी तैयारी करने वाला, मतलब आप शुरू किए अभी तैयारी करने के लिए, तो आप क्या करिए, जो भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं उसका आप देखिए कि पिछले 5 वर्ष में, मतलब जो भी पिछले 5 वर्ष में पूछा है प्रश्न, वह किस तरह का प्रश्न पूछा और उसमें किस तरह का मोटिफाई हो रहा है, उसी तरह से आपको तैयार रहना होता है। और मतलब उसी तरह से आपको तैयारी करना, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं लेना, सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2007। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था, जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। पाकिस्तान जो शब्द था सबसे पहले कौन यूज किया, तो ही आपको बताना है। तो चौधरी रहमत अली, इसके बारे में आपको बताया भी थी, इसके बारे में हम आपको पहले भी बताए थे कि जो पाकिस्तान शब्द था उसका जो प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? चौधरी रहमत अली। और एक किस विश्वविद्यालय से थे? तो कैम्ब्रिज के छात्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग में दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग में गलत है? तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में पूछता, जितना भी इंपॉर्टेंट नृत्य है उसको आपको क्या करना है? याद करके जाना है। जितना भी इंपॉर्टेंट नृत्य है उसको आपको क्या करना है? याद करके जाना है। तो आपको कौन कौन सा याद करना है उसको बारे में हम आपको अभी बता दे रहे हैं। तो असम बिहू, तो ये तो आपका सही है। असम जो कहाँ का है? बिहू, जो बिहू है कहाँ का नृत्य है? असम का। डंगला छत्तीसगढ़। और इसमें आपको एक और याद रखना, पडवानी। पडवानी, पंडवानी। अब देख लीजिए एक बार, पंडवानी यही होगा। तो जो पंडवानी है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और गरबा गुजरात का है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तपाली,
तो जो तपाली नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? तो जो तपाली जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का, एमपी। ये जो तपाली जो दे रहा है कहाँ का? एमपी का। यानी कहीं कहीं तपाली भी लिखता, तपाली, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो जो उत्तराखंड में जो फेमस नृत्य है वो आपका हो जाएगा छोलिया। नाम तो बहुत ही एंटिक है, छोलिया। क्या हो जाएगा? छोलिया। ठीक है। अब बोलिए सर कौन कौन सा नृत्य हमको याद रखना है जो क्लास जैसे में हो जाएगा? तो उसमें से आपको याद रखना है, जैसे में पूछेगा पोंगल, 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 तो पोंगल कहाँ को हो जाएगा? केरल का, केरल का। यही अगर आपसे बात करते हैं मोहिनीअट्टम, 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 तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? केरल का, केरल। अगर बात करें कथकली, कथकली, तो कहाँ का हो जाएगा? केरल। तो केरल में आपको याद रखना पोंगल, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये सब कहाँ का है? तो केरल का है। देखिए फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोहिनीअट्टम, पोंगल, कथकली केरल का नृत्य है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है, पूछेगा। इसके बाद लिखिएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ को जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु। उसके बाद लिखिएगा, अगर सिर्फ आपसे पूछेगा कथक, कथक, एक है कथकली, यानी कथकली केरल हो जाएगा, और सिर्फ आपसे अगर आपसे पूछ देता है कथक, तो ये कहाँ को जाएगा? उत्तर भारत, उत्तर भारत। ठीक है। कभी कभी उत्तर प्रदेश भी दे देता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम पूछेगा तमिलनाडु, कथक पूछेगा उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत। और यही आपसे अगर पूछता कथकली, तो ये कहाँ को हो जाएगा? कथकली जो हो जाएगा केरल को हो जाएगा। और बिहू असम का नृत्य हो जाएगा। और एक है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी ये कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यानी बूढ़ी, और बूढ़ी क्या होती है? अंधी। तो हम इसी तरह से याद रखे हुए हैं, कुचिपुड़ी यानी बूढ़ी, बूढ़ी यानी अंधी, अंधी होती है। मतलब ये हम अपना अपना लॉजिक आप भी याद रख सकते हैं। तो लॉजिक बनाकर याद रखें, तो ये क्या हो जाएगा? पूड़ी यानी बूढ़ी, बूढ़ी यानी अंधी होती है, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो अब इसको इतना याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा। तो पोंगल कहाँ को हो जाएगा? केरल को हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बात करें तो भी केरल को हो जाएगा। और एक है कथकली, तो ये भी केरल का हो जाएगा। अगर भरतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु, कथक पूछेगा तो उत्तर भारत, कभी कभी उत्तर प्रदेश भी देता है, इसको ध्यान देना। कुचिपुड़ी यानी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और मुखौटा भी पूछेगा, मुखौटा, मुखौटा नृत्य। तो अगर आपसे मुखौटा नृत्य पूछेगा तो जो भी जानते हैं, ये आपका होमवर्क में है, जो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? और इसमें से एक और बताना है आपको, तो मैं बता दिए पोंगल जो केरल का है, लेकिन अटुकल पोंगल ये नृत्य कहाँ का है?
अटुकल पोंगल, हम लिख देते हैं अटुकल पोंगल। ये बताना है कहाँ का नृत्य है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों को रूप में उल्लेखित किया था? प्रश्न बोले इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में, कभी कभी आपको क्या करना, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो मौर्य प्रशासन के बारे में बात कर रहा है, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहा, तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कौन था? अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। तो ऑप्शन ए दे रहा कौटिल्य, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। और कौटिल्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका जो अन्य नाम के बारे में बात करें तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, एक किनका नाम था? तो कौटिल्य का ही अन्य नाम है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मेगास्थनीज और कौटिल्य। और कौटिल्य का एक जो बुक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, कौन सा बुक है? अर्थशास्त्र। और ये पूछता है कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं किया गया, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। नहीं समझे? अर्थशास्त्र जो होता है जिसमें हम इकोनॉमिक्स यानी जो भी आपका फाइनेंशियल ये सब हो गया उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो नहीं है। किताब का नाम है सिर्फ अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें बताया गया राजनीति की सब के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में सब बताया गया, राजनीतिक पार्टी सब बारे में बताया गया, प्रशासनिक सब के बारे में बताया गया इसमें। तो अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लेता कौन थे? कौटिल्य। और अन्य नाम बोलेंगे तो विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जो मेगास्थनीज था किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? तो सबसे पहले जानना हो एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनबीएफसी तो एनबीएफसी इसका फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर क्या है? एनबीएफसी कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। यानी
कंपनी से बन गया कंपनीज, यानी हो जाएगा गैर बैंकिंग फाइनेंशियल यानी वित्तीय कंपनी। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है उधार देना यानी विभिन्न प्रकार के शेयरों संबंधी कारोबार में निवेश करना, यानी निवेश से रिलेटेड इसका जो है मूल उद्देश्य है उधार देना, निवेश करना, यही सब इसका मेन जो उद्देश्य है। तो पूछा है कि इनमें से द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी एनबीएफसी के द्वारा, जिसको मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो लिखता मांग आधारित जमा स्वीकार करना, तो जमा स्वीकार नहीं करता, उधार देना इसका काम हो गया। निवेश करना यानी निवेश से रिलेटेड जितना भी होगा इसका एक काम है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा कि कौन नहीं है, तो ऋण प्रदान करना, तो हम बोले कि जितना भी करना यानी निवेश करना, ऋण प्रदान करना, शेयर ग्रहण करना, ये सब का इसका उधार देना इसका काम है। तो ऋण प्रदान करना ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ये इसका काम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। लिख रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। एडम स्मिथ लिख रहा ऑप्शन ए में, डॉक्टर फिलिप कोटलर, डॉक्टर कीगन एलन, जॉन मेनार्ड कीनेस। तो ये सब फैक्ट प्रश्न है, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें लॉजिक लगाकर याद कर सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज एग्जाम में नहीं करिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। तो आपको मालूम है, हाँ, एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, वो ऐसा प्रश्न पूछता है जो आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। सीधा सीधा या तो आपके एग्जाम में मिलेगा या फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न में मिलेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर से तैयारी करेगा तो आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा। जैसे मैं आपसे पूछ देता, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा, यह प्रश्न पूछा है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा, तो महात्मा गांधी। इसको आप स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। यहां पूछा कि 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध हुआ, तो रॉलेट एक्ट था, इसी के कारण विरोध हुआ था, इसको काला कानून बोलते हैं। ठीक है, बिना वकील बिना अपील के सब दलील ये कहलाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। और देखिए इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम, तो इसको हम बताए थे आपको जब पार्ट 2 जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहां बताए थे कि इंग्लिश में था, तो ही हम भी इसका आंसर दे पाए, क्योंकि देसी भाषा प्रेस अधिनियम इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अभी माइंड से क्लिक करें। देसी भाषा जो ये कब आया था, 1878 में, याद आ गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको हम बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये लाया कौन था, तो लीटन लाया था। वहां प्रश्न पूछा था किसने लाया था, तो लीटन ने, लीटन के द्वारा ये लाया गया था 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसी को हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लेता किस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 3 नंबर। और चार्टर एक्ट हर प्रत्येक यानी 20 वर्ष पे आता था। तो सबसे पहली बार कब आया था, 1793 में। और इसी के बाद आपको 20 वर्ष जोड़ते जाना है, तो 1813। उसके बाद फिर से 20 वर्ष जोड़िएगा तो 1833, और फिर 20 वर्ष जोड़िएगा तो 1853 ये आया था। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था, जितना भी चार्टर एक्ट है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से छाटिएगा तो सभी जो ऑप्शन दिया गया वो हरियाणा का ही दिया गया। फतेहाबाद ये भी हरियाणा में, रोहतक ये भी हरियाणा का एक सिटी है, करनाल ये भी हरियाणा का सिटी है, सोनीपत क्या हो जाएगा? सोनीपत, तो ये भी जो है हरियाणा का ही सिटी है। तो एक आपको यहां से याद रखना है कि इंपॉर्टेंट जो एक योजना था लॉन्च किया गया था, जो योजना का नाम क्या था? तो योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंपॉर्टेंट योजना है तो पूछ लेगा बेटी बचाओ, और ये प्रश्न सीधा पूछ लेता कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शुरू कहां से हुआ था? तो 22 जनवरी, क्योंकि छोटा डेट पूछता, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। कहां से शुरू हुआ था? हरियाणा से ये शुरू हुआ था। एच लिख दे हरियाणा, आप समझ जाइएगा, पानीपत हरियाणा से। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 22 जनवरी 2015। कहां से शुरू हुआ था? हरियाणा, यानी पानीपत हरियाणा से। इंपॉर्टेंट योजना है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन को मिली संविधान के नाम से मिनी लिखा है? मिली नहीं, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो इसमें तो दो प्रश्न छिप गया यहाँ। सबसे पहला एक प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में, किस समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और एक कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन, और हुआ कब था? 1976 में। लागू कब हुआ था? 1977 में। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछेगा मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। और कितने शुरू में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10। और जो मतलब शुरू में जो जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य 10। और यह भी प्रश्न पूछता कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो अगर मूल संविधान में पूछेगा कि कितने मौलिक कर्तव्य थे तो 0, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। ये जोड़ा कब गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। और शुरू में कितने जोड़े गए थे मूल कर्तव्य? तो 10। और फिर जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो इसके द्वारा जो जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, तब इसको ध्यान दीजिए। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये संशोधन 42वां संविधान संशोधन, इसको हम जानते हैं मिनी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल संविधान में जो शब्द जोड़ा गया था वो भी पूछ लेता है। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था उसको आप एक बार लिख लीजिएगा। जो शब्द जोड़ा गया था, पूछता कि कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो जो शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, धर्म निरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष, और इसमें एक जोड़िए अखंडता। तो ये सब शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछता कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। यह प्रश्न पूछा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता,
यानी धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। तो लिख रहा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब सभी हैं जो क्या महादेश, यानी जिस तरह से एशिया महादेश में रहते हैं उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी महादेश है, अफ्रीका भी है और यूरोप भी है। तो ये सब महादेश और इंडिया है जो क्या एक देश है, यानी जो देश होता है महादेश के अंदर होता है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप ये सब महादेश है और इंडिया क्या है देश है। तो असंगत को चुनना था और एक किस महादेश में पड़ता है, एशिया महादेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। लिख रहा बैंक दर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, तो यहाँ दिया है कि कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारियों को बात कर रहा है तो सिंपल है कि श्रमिक के बारे में बात कर रहा है एक तरह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसे भी अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो जो बड़ा वाला आंसर होता है, मान लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो अगर आपका जो बड़ा वाला आंसर उसको आप लगा दीजिए 100%, मतलब मैक्सिमम चांस रहेगा कि सही हो जाएगा, क्योंकि ये अपना तरफ से ऑप्शन देता है। तो बड़ा वाला कोई भी, जैसे हम भी ऑप्शन डालेंगे तो अपना तरफ से बड़ा वाला ऑप्शन नहीं डाल सकते, छोटा छोटा ही डाल देंगे, क्योंकि कौन उतना दिमाग लगाने जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, जिसको मतलब CPI-IW। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, यहां प्रश्न बनता है, निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं। निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं। तो इतना तो आपको मालूम है कि या तो 66.5 डिग्री होगा, या तो 23.5 डिग्री होगा। तो आप तो कहिएगा कि नहीं तो ए होगा, नहीं तो डी होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड। तो अब यहां आपको मालूम कक्षीय झुकाव कौन सा होता है और अक्षीय झुकाव कौन सा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ शायद फिगर लगाना भूल गए आपको समझाने के लिए, कभी और हम जब सेकेंड पार्ट में आएगा तो इसको ऐड कर लेंगे और वहाँ आपको बता देंगे। तो देखिए, जो आपका जो पृथ्वी है पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। जैसे में अगर आपको बताना चाहे तो मान लीजिए, एक मान के चलिए कि पृथ्वी है, 1 मिनट, पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है हल्का इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, यानी झुका हुआ इस तरह से है, इस तरह से झुका हुआ। तो ई स्ट्रेट लाइन हुआ, यानी इसको जो ये जो लाइन है उसको यहाँ होना चाहिए, यानी इसको ऐसे घूमना चाहिए थोड़ा, तो यहाँ लाइन होना चाहिए इस पे। तो इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं, ये जो लाइन है यहाँ होना चाहिए। लेकिन जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका, यानी यहाँ से जो यहाँ कोण बनता है 23.5 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 23.5 डिग्री का। तो यहाँ इसका बनेगा एक तरह से ऐसे डॉट डॉट खींचेगा, एक तरह से ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे। तो ये टोटल 90 डिग्री बनेगा। तो 23.5 डिग्री यहाँ, तो यहाँ कितना होगा 66.5 डिग्री। तो अब तय करना कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला। पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या होगा कक्षीय तल, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा अक्षीय तल। तो कक्षीय तल से जो झुका हुआ है, देखिए यहाँ ये आपका जो अक्ष हो जाएगा, ये अक्षीय तल से मैच करेगा मतलब। तो यहाँ जो ये आपका ये कक्षीय तल से झुका हुआ कितना डिग्री 23.5 डिग्री, और कक्षीय तल से क्या निकलना यहाँ से यहाँ, और ये अक्षीय तल से कितना 66.5 डिग्री झुका हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे कि फिगर से आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो यहाँ
बोला है कि निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं, तो इसका कहने का मतलब यहाँ और यहाँ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 23.5 डिग्री। जो निरक्षीय तल और कक्षीय तल का जो झुकाव है ये कितना 23.5 डिग्री, और यही अक्षीय तल पूछेगा तो 66.5 डिग्री, यानी यहाँ ए वाला, ए कक्षीय तल ए अक्षीय तल, ठीक है। इतना हो जाएगा 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। आपको याद रखने के दो ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एनिमेशन के द्वारा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐड करेंगे और एनिमेशन से आपको बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर अभी समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड करेंगे, इस प्रश्न को, और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला की बोधिष्ट की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बौद्धिस्ट कहने का मतलब जैसे या तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ देखिए ए तो आप काट सकते हैं कि ए और सी नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन, तो हीनयान और एक महायान। तो हीनयान कहने का मतलब था निम्न स्तर के, और महायान कहने का मतलब उच्च। हीन से आप देखिए ज़्यादा दिमाग इसमें ले लें, हीनयान कहने का मतलब निम्न वाले हो गए, और जो महायान कहने का मतलब उच्च, यानी हीन बौद्ध धर्म थे, एक महायान बौद्ध धर्म थे। कितने भागों में बटा था, 2 भाग, यानी हीनयान और महायान। हीनयान बोले तो निम्न जाति के हो जाएंगे, और महायान यानी उच्च। तो ये सब आपको अंतर जानना हो तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता, तो आपको इतना नहीं जानना। हीनयान या निम्न वाले थे, और महायान यानी उच्च। हीनयान का मतलब होता है निम्न, और महायान यानी उच्च वाले, यानी जैसे हम बोलते हैं ना निम्न जाति उच्च जाति, उसी तरह से इसमें भी था। तो आपसे पूछ रहे बौद्धिस्ट की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो महायान। महायान ऑप्शन नंबर डी, ये किससे संबंधित है, तो महायान। तो महायान थे जो ये क्या मानते थे, बौद्ध जो थे, बुद्ध भगवान, उनको मतलब पूजा करते, मतलब मान के एक भगवान के रूप में मानते थे। लेकिन हीनयान थे एक तरह से नहीं मानते थे, ठीक है। अगला कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो ये आपको याद रखना है कि विनय और सुत्त पिटक ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है विनय और सुत्त पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है, तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ऋषभदेव, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। महावीर, तो महावीर स्वामी जो आपके हो जाएंगे 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के कैमें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली कुंडग्राम, और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा पावापुरी में। तो ये सभी सारा प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यानी आपको गौतम बुद्ध यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये आपको पढ़कर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है। किससे लाभान्वित करना है, ये योजना का मतलब जो उद्देश्य क्या है, किसको लाभान्वित करना। जो श्रम योगी मानधन है लिख रहा है, इतना तो आपको मालूम होगा कि श्रमिक मजदूरों से होगा रिलेटेड, यानी श्रमिक से। तो श्रमिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, तो कर्मचारी कहने का मतलब जो सरकारी वाले हो जाएंगे, उनसे रिलेटेड ये नहीं है, तो ये तो गया घरे। ऑप्शन बी और डी, एक बचा सी और एक बचा ए नंबर, यानी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ये रिलेटेड था किससे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बार प्रश्न पूछा तो शायद फॉरेस्ट गार्ड में। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलय के रूप में करते हैं। यहाँ नाम ही दे दिया मृत। मृत यानी मृत और विघटनशील पदार्थों से विलय के रूप में प्राप्त करते हैं, तो मृत जीवी नाम ही है। जैसे में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, मृत यानी मृत जीवी। ऑप्शन नंबर डी। इसमें सोचना क्या है, कीटभक्षी जो कीट के खाता हो, स्वपोषी जो स्वयं भोजन करता हो मतलब स्वयं पे निर्भर हो, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। यानी 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO तो सही मेल को दर्शाता है। तो WHO का जो मुख्यालय है पेरिस नहीं है, तो पेरिस नहीं है तो कहाँ स्थित है? जिनेवा। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में यह स्थित है। जो WHO का मुख्यालय जिनेवा ये स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ एक और का मुख्यालय है, कौन सा है? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी में एक और ऐड कर लीजिएगा। WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। गेट जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये तो राइट है, ये सही है, स्विट्जरलैंड में ही है जिनेवा। इंटरपोल वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय नहीं है। तो वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी, जो पड़ता है अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और स्थापना कब हुआ था? 1944 में। और WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। तो स्थापना भी पूछ लेता है। अगर हम लोग इंटरपोल के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय था कि कहाँ था? इंटरपोल का मुख्यालय हो जाएगा लियोन यानी फ्रांस। लियोन फ्रांस, लियोन फ्रांस। तो ये आपका हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। ए देखिए, ए भी रॉन्ग है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो ये आपका यूरोप में शायद है, यूरोप की एक एजेंसी इसी तरह से, लेकिन ये आंसर है जो इसका रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर आपको चुनना है कि मेल है कौन सा? तो गेट इसका मुख्यालय जिनेवा। ए देखिए, आपको मान लीजिए कि आपको ये कन्फर्म है कि हमको ये मालूम है कि गेट का मुख्यालय जिनेवा है, तो आपको यही तो बताना है कौन सा सही है। तो आपको मार के निकाल देना है, बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम बचाना। आपको कन्फर्म है तो आपको मारना सीधे निकाल। अगर हमको ये मालूम है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सही हमको चुनना था, हम वहाँ से मारकर इसको निकाल देंगे क्योंकि टाइम भी बचेगा और अगला प्रश्न भी टाइम हम लोग दे सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ से आपको सीधा मारकर आंसर निकाल देना और अगर आप कन्फर्म है तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि वाई यूक्रेन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? वाई यूक्रेन लिख रहा है, वाई यूक्रेन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो लिख रहा ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी। तो ये आपको फैक्ट प्रश्न है, याद रखना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी। अगला प्रश्न है, लिख रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ब्रह्मगिरी वेंकटगिरी, बीबी गिरी, सीधा आप याद रखिएगा बीबी गिरी, ये चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। अगर आपसे पूछा प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तीसरा जो आपके हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ जो दिया गया। थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट थे बिड्डी जत्ती, तो ये प्रेसिडेंट नहीं थे, ये आपका उप राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? तो उपराष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट बने ही नहीं। ज्ञानी जेल सिंह 7वां नंबर के राष्ट्रपति थे, 7वां नंबर के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 6ठा नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आप एक बार राष्ट्रपति को देख लीजिएगा। दो 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो नमामि गंगे ये कब शुरू किया गया था? ये पूछ लेगा प्रश्न सीधा। तो 2014 में शुरू किया गया था। किसके लिए? तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए शुरू किया गया था, यानी गंगा को साफ सफाई करने के लिए शुरू किया गया था। तो आपको मालूम होगा गंगा कितना साफ है, ये आपको भी मालूम है कि गंगा कितना साफ है। तो सिर्फ जो योजना उस पर बहुत ही कम ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर सही से ध्यान दिया जाएगा तो बिल्कुल एकदम, अगर मान लीजिए कि गंगा तो एक राज्य में फैला हुआ नहीं है, गंगा एक राज्य में नहीं फैला हुआ यानी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बांट दिया जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट मतलब दे दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आपको सब करना है, डिस्ट्रिक्ट को काम दिया जाए, सभी जो भी या डिस्ट्रिक्ट या राज्य हो जाएगा। तो इस तरह से अगर काम होगा तो कम हो सकता है। तो एक कमेटी बना गया है कि नमामि गंगे, इसको बनाया गया है कि गंगा स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, यानी गंगा को साफ सफाई के लिए कौन सा है शुरू किया? नमामि गंगे 2014 में। तो गंगा स्वच्छता कार्यक्रम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, दो 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। ये रिपीट प्रश्न हो गया, तो उसका आंसर क्या होता है? नमामि गंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहला सेट में भी ये प्रश्न था। तो स्थापना तो 1935 में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट कौन सा था? 1934 का। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को यह स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारत आज़ाद 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड 1919 में। संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1900 कब लागू हुआ था? 1950 को। ये आपको याद रखना था। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो किलोग्राम वजन, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो वही बोल रहे कि किलोमीटर में किसको नापेंगे? चाल को भाई मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। समय को सेकेंड से, बल तो बल को हो जाएगा न्यूटन से। तो इसका लंबाई को हम लोग नापते हैं किलोमीटर में नापते थे। तो सिंपल प्रश्न है, ये भी आप भी बना लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन हम लोग यहाँ भी सिलेक्ट कर ले तो यहाँ भी जान लेते। श्रीलंका द्वीप, द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई, तो ये अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। लेकिन प्रायद्वीप के बारे में बात करें तो प्रायद्वीप कहने का मतलब है 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ये जैसे मैं भारत का जो निचला वाला हिस्सा दिखाया इसी से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, यानी भारत कहने का मतलब है नामी प्रायद्वीप, यानी भारत प्रायद्वीप है।
यानी 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप, चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप बोलेंगे। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, फ्लोरीन, तो हम लोग 2 तरह से चुन सकते हैं कि इसमें सभी क्या है, ये जब तीनों है क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस। ये आप कभी नहीं सुने हुए आयरन गैस, ये आप कभी सुने आयरन गैस, लोहा गैस। लोहा गैस नहीं होता मेरे दोस्त, ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, फ्लोरीन गैस होता है, लेकिन लोहा गैस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरन, यानी असंगत को चुनना था, हम लोग चुन लिया असंगत को। और ये सब सभी क्या, एक तरह से और भी चुन सकते हैं, ये सब सभी क्या है, अधातु। आपको हम बताए थे, क्योंकि आप जब प्ले लिस्ट खोलिएगा तब देखिए साइंस का बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ाया गया है, तब वहाँ से साइंस आप कवर कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैक्सिमम के जिसके लास्ट में ना आता ना अधातु, और माएगा धातु, मा मेटल, ना यानी नन मेटल। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी तरह से भी आपको असंगत को चुनना था। एलपीजी पूर्ण रूप, इसका तो हम लोग लगता है डिस्कशन कर लिए, पिछले वाले सेट में भी था। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। और मुख्य घटक पूछेगा तो ब्यूटेन, ब्यूटेन मुख्य रूप से कौन सा मुख्य घटक है एलपीजी का? तो ब्यूटेन। अगर पूछेगा पाया जाता है तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन दोनों पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो कौन पाया जाता है? तो ब्यूटेन। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, और मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक पूछेगा तो ब्यूटेन एलपीजी का घटक है, यानी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। अगला प्रश्न देखिए, यहां भी लिखा लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लेकिन लिख दिया यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होगा इसका राइट आंसर। और एलपीजी में गैस किसके कारण आता है? तो गैस आता है इथाइल मरकेप्टन। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, मिथाइल मरकेप्टन नहीं मारिएगा। गैस अगर पूछेगा एलपीजी में गंध किसके कारण आता है? इथाइल मरकेप्टन। अगर इथाइल मरकेप्टन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग मिथाइल मरकेप्टन को लगा सकते हैं। अगर कहिए मिथाइल मरकेप्टन भी नहीं रहेगा तो सिर्फ मरकेप्टन को लगा सकते हैं, लेकिन मरकेप्टन भी नहीं रहेगा तो सल्फर का यौगिक, क्योंकि जो मरकेप्टन है सल्फर का यौगिक है। और उससे भी, जैसे कहने का मतलब है, मेन आंसर अगर बाप है तो बाप से उसी को लगाएंगे, नहीं है तो बेटा काम करेगा ही। उसी तरह से यहाँ है कि मान लीजिए कि इथाइल मरकेप्टन नहीं है तो मिथाइल मरकेप्टन को आंसर लगाएंगे, मिथाइल मरकेप्टन नहीं है तो सिर्फ मरकेप्टन को आंसर लगाएंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अगर मिथाइल मरकेप्टन नहीं है तो सिर्फ मरकेप्टन को लगाएंगे, और ये भी नहीं है तो लिखेगा सल्फर का यौगिक, तो सल्फर का यौगिक। लेकिन इनमें से कोई नहीं माना, चाहे चारों में से नहीं होगा ऑप्शन में, तब इनमें से कोई नहीं आंसर लगाएंगे। तो बहुत अब ध्यान से देखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। सिंपल है, माउंट आबू। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान। खजुराहो कहाँ स्थित है? एमपी में, भुवनेश्वर उड़ीसा, औरंगाबाद तो बिहार में भी है और एक महाराष्ट्र में भी है। औरंगाबाद बिहार में भी एक जिला है, अरे महाराष्ट्र में भी है। अगला प्रश्न, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। अगला प्रश्न, हाँ, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। तो बोलिए क्यों मनाया जाता है 8 मई को? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया? तो हेनरी ड्यूनाइट के जन्म पर मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस।
हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस को सबसे पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बार कब किसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रेड क्रॉस को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी के लिए। और कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक यह चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये शुरू में ही अभी आपको बताया कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। और सेकेंड वाला 13 मई 1998 को। दोनों कहां से किया गया था? तो पोखरण राजस्थान से। फर्स्ट वाला का थीम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। और सेकेंड वाला का थीम क्या था? ऑपरेशन 98। और कभी कभी 11 मई भी देता सेकेंड वाला को, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं 11 मई 1998 लिखेगा, कहीं कहीं 13 में लिखेगा। दोनों का आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट ए। इसको हम शुरू में भी बताया। तो आज के लिए जो भी हम लोग प्रश्न कलेक्ट किए थे, ये आपका आज समाप्त हो गया। और अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। और अगर आप CBT 1 का एग्जाम दिए हैं तो आपको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना और टेलीग्राम पे भेज देना। उसका हम लोग एक बनाते हैं PDF, आपको भी प्रोवाइड कर देंगे और उसका हम लोग यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। तो आई होप। और ये हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग वीडियो को देखते हैं नहीं तो लाइक करते हैं। लगता है कि आप शायद लाइक करने से डरते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने से भी डरते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ज्ञान लीजिए और सिलेक्शन लीजिए, इतना ही बड़ी बात है। तो ठीक है, हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।